जियोलॉजी सेक्शन देखते हैं। ये तो आसान था। डाइऑक्साइड, गैलेना, क्यूबिक, कैल्साइट, रोम्बोहेड्रल फ्लोराइड, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो P3Q1R4S2 ये होगी। करेक्ट? समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 29। Composition of the which of the following reservoir closely matches that of iron meteorite? Iron meteorite consists of around 90-95% iron or nickel. This is core, right? So it will be closely related to Earth's core. So B will be correct. 30. Match the column. तो ये आपने पढ़ा है, स्फेरुलाइट रेडिएटिंग होता है, डेक्यूसेट ये होता है, और मिलीपीड। लार्ज स्ट्रेन्ड मिनरल मतलब उसका अंडर स्ट्रेस है वो। ठीक है, ग्रेन सराउंडेड बाय फाइन ग्रेन रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन, ये हो गया आपका कोर मेंटल। राइट, हमने पोरफायरोब्लास्ट पढ़े थे। राइट, तो ये हो गया, और जो बचा फिर ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? P2Q4R3S3 हो गया फिर से। ठीक है, which of the following sequences of index mineral correctly represent the order of increasing metamorphic rate? तो ये भी पढ़ा हुआ है। यू हैव टाल्क, अब देखो, इट इज सेइंग सिलिशियस, डोलोमिटिक, लाइमस्टोन। नाउ इफ यू सी लॉजिकली, इफ देयर इज डोलोमाइट, तो जो भी बन रहा है इट शुड हैव कैल्शियम। करेक्ट? So you remove the option that has phosphorite because it is magnesium olivine. केवल मैग्नीशियम ओलिवीन है, phosphorite is purely magnesium olivine, right? So you don't take that, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। Okay, now this is also wrong. Phosphorite नहीं आना चाहिए, right? Now when you go from increasing metamorphic towards increasing metamorphic grade, so you will go from very simple compound, say finally you should have something which is anhydrous like pyroxene. तो फाइनल आपको चाहिए pyroxene, बीच में इधर यू कैन हैव टाल्क हियर, और ट्रेमोलाइट विच इज एम्फीबोलाइट। तो ये दोनों क्लेम, मतलब ये तो चलो ठीक है, OH होता है इसमें, इसमें भी होता है, इधर जाते हैं तो पैरोक्सीन आ जाता है। तो यू विल स्टार्ट विद टाल्क, देन यू हैव एम्फीबोल, एंड देन फाइनली यू हैव pyroxene. Pyroxene will not have any OH. Now diopside ही क्यों ले रहे हैं? Because it has calcium in it, and you are talking about dolomitic limestone with silica. So this can be there. तो बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे लिए। ठीक है, देन यू हैव ओल्डेस्ट हॉर्स जीनस, ओरोहिप्पस इज करेक्ट, बिकॉज नीचे से हमने शुरू किया था तो इयोहिप्पस होता है, इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, मेरिकहिप्पस, मेसोहिप्पस, प्लायोहिप्पस। राइट, तो वो पूरा एक चार्ट हमने दिखाया था, तो ऑन दैट बेसिस इट इज ओरो। ओरो नाम आता है माउंटेन एलिफेंट, माउंटेन हॉर्स। ओरो ओरोजेनी से आ रहा है, राइट, बट इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। चैल्कोपाइराइट डिसीज, राइट, दिस इज, अब ये दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। यू हैव chalcopyrite blebs in sphalerite, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं यही है chalcopyrite। ओके, ये सिंपल था। आपको ये पता है यंगेस्ट इज डेक्कन, एंड राजमहल उससे पहले, राइट? तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है सीधे सीधे, बिकॉज बिजली एंड मलानी दे आर प्री कैमरियन। प्री कैमरियन नहीं, मलानी प्री कैमरियन नहीं है, बिजली। तो बिजली हो गया आपका अराउंड 2180 विच इज प्री कैमरियन टाइम। देन यू हैव मलानी विच इज अराउंड 780 to 750। देन यू हैव राजमहल, एंड देन लास्ट यू हैव डेक्कन। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, बिजली, मलानी, राजमहल, डेक्कन। ओके, इसमें
Which of the following types of deposits is formed by fractional crystallization? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से कोमाटियाइट नहीं बनेगा, एनॉर्थोसाइट बनता ही है, राइट, और ये बनता है, ये भी नहीं होगा। आंसर इज बी एंड डी। ओके, बिकॉज आपने जब मैग्मा हम पढ़ रहे थे तो फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन किसका होता है? पेरिडोटाइट, राइट, वो नीचे होता है, एनॉर्थोसाइट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ल्यूकोग्रेनाइट क्या है? वो लास्ट में जो बच जाएगा लिक्विड उससे ग्रेनाइट बन जाएगा, बट दैट डजंट नीड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज इट इज रिमेनिंग लिक्विड जो मैग्मा का बचता है। Which of the following sedimentary basin are producing hydrocarbon? तो ये तो फैक्चुअल है। You have गंगा विच इज नॉट येट कमर्शियली, वो है वहां पे बट कमर्शियली प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। कृष्णा गोदावरी में होता है, केरला कोंकण में भी है बट शुरू नहीं हुआ है, कावेरी में होता है। तो आंसर इज ए, बी एंड डी। देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोल्स आर स्विमर्स? तो ये तो ऑप्शन में था ही, ये सस्पेंशन फीडर है, ये डिपॉजिट फीडर। लीमा एंड पेक्टन आर स्विमिंग बायोल्स, तो आंसर विल बी बी एंड डी। Consider the solubility product of barite at 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार। solubility product, तो इसको अगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 है। If you dissolve it, it will make Ba+2 and SO4. This will be the solubility product. Solubility product. अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका K लिख सकते हैं हम, it is barium +2 into SO4 -2 divided by BaSO4. Since it is outside the system, इसका आप 1 ले लोगे, एक्टिविटी विल बी 1। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दिस के वैल्यू इज 10 रेज टू द पावर -10। ओके, so this is 10 raised to the power -10, this is 0.5 and this is, okay, so 0.5 into 10 raised to the power -5 into 10 to the power -x। कैसे किया, मतलब क्या कैसे करते हो इसको? देखो, सिंपल तरीका एक है लॉग वाला, विच इज द इजीएस्ट वे, ठीक है। व्हाट यू डू इज, इसको तो नीचे ले ही आओ पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 रेज टू द पावर, इस पूरा 10 में नीचे ला रहा हूँ, तो ये ऊपर जाके -10 + 5 + x हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.5, राइट। नाउ दिस इज x -5, so 10 raised to the power x -5 is equal to 0.5, ये है, ये सॉल्व करना है, राइट। तो टेक लॉग, if you take log, this will be x -5 is equal to log of 0.5। इसकी वैल्यू क्या होगी? बिकॉज दिस इज लेस देन 1, इट शुड बी नेगेटिव, log of less than 1 is नेगेटिव। इसकी वैल्यू बताओ। 0.30, ठीक है, और ये 5 उधर चला गया, +5, तो 4.7 समथिंग आना चाहिए, राइट। x कितना आ रहा है? 4.69 अगर है तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल करना है, तो यू कैन डू इट 4.7, हो गया, राइट। लॉग से इजीली हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा लॉग वॉग का प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, the support pressure of 20 kilopascal is required to stabilize the loose block of the excavation disturbed zone। तो ऐसा ही होता है, ये होती है टनल, ये टनल, इस टनल में क्राउन, तो ये वाला जो एरिया होता है, दिस इज द क्राउन ऑफ द या टॉप पोर्शन ऑफ द टनल, ठीक है। इसके ऊपर वो बोल रहा है प्रेशर लग रहा है 20 किलो पास्कल, तो यहाँ से जो नीचे की तरफ स्ट्रेस है दैट इज 20 किलो पास्कल। ओके, सर्कुलर टनल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
ठीक है. द EDZ is to be stabilized by inserting a rock bolt vertically into. तो नीचे से हम एक रॉक बोल्ट लगाएंगे ऐसे, ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए. स्टेबलाइज कैसे करते हैं? इस वाले ब्लॉक को ऊपर वाले के साथ ज्वाइन कर देते हैं. ऊपर वाला अगर फिक्स है तो ये भी नहीं गिरेगा. ठीक है. अब if the working capacity of the bolt is 160 kilonewton, the area of the roof supported by a single. So you have 20 kilopascals means you have 20 kilonewton per meter square, right? पर मीटर स्क्वायर इतना फोर्स लग रहा है, राइट? और बोल्ट ले सकता है केवल 160 किलो न्यूटन. तो इसका 8 टाइम्स हो सकता है ना. ऐसा सोचो, per meter square this is the force, right? And maximum it can take, the bolt can take is 160 kilonewton. तो इस तरह के 8 हो गए तो हो जाएगा, right? और you can do it by simple unitary method कि भाई for 1 meter square the force acting is 20 kilonewton, right? Now अगर the force is increased by 8 times, so this will become 160 kilonewton and this will become 8 meter square. So अगर बोल्ट 160 किलो न्यूटन लगा रहा है तो कितना एरिया सपोर्ट कर सकता है? 8 मीटर स्क्वायर. आंसर मीटर स्क्वायर में पूछा है तो 8 होना चाहिए, राइट? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 120 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 60 है तो ये 8 हो जाए. तो 8 मीटर स्क्वायर यहाँ से, तो 8 विल बी द करेक्ट. ये भी काफी इजी है. The areas of drainage of basin A and B is 25 and 50 kilometers square respectively. The total length of the drainage of all orders in the basin is 20 kilometers. If the basin has the same drainage density, the total drainage of the, so drainage density क्या होता है? Drainage density is defined as total length upon area. ठीक है. वो कह रहा है कि दोनों का सेम है ये चीज. ठीक है. तो बेसिन ए के लिए है 20/25 और उसके लिए पूछा है तो L/50, ये दोनों बराबर है. तो 25 2 जा 50, L इज 40, तो 40 किलोमीटर होना चाहिए, करेक्ट? अगर ये दोनों सेम है तो वो लिखा हुआ है सेम ड्रेनेज डेंसिटी, तो एक की निकाली और दूसरे की इक्वल कर दिया और वहां से L निकल आएगा. सिंपल. ओके. रामागुडम सैंडस्टोन कहाँ है? देखो, सोनिया सैंडस्टोन मारवाड़ में है, बागलकोट यहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है और ये गोदावरी है. ठीक है. तो सोनिया सैंडस्टोन पार्ट ऑफ मारवाड़ सुपर ग्रुप. तो क्या हो गया? P4Q123 बी हो गया. ठीक है. Which of the following opening is a type of decline in a underground? Decline होता है माइन के अंदर जाने का रास्ता, सरफेस. देखो, 3 चीजें हैं. माइन के अंदर जितने भी रास्ते मिलते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वो वर्टिकल होगा, या वो डिक्लाइन होगा, ऐसा. ठीक है. तो जो हॉरिजॉन्टल है उसमें आपका आता है क्रॉस कट, ड्रिफ्ट. ठीक है. तो ये तो नहीं हो सकता. ठीक है. जो वर्टिकल जाते हैं उसमें आता है नीचे जा रहे हैं तो विंड्स, ऊपर जा रहे हैं तो रेज, विंड्स एंड रेज. ठीक है. तो ये नहीं आएगा. ये जो है ये ड्रैम ऐसे करते 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 नीचे आता है स्पाइरल करते हुए, ये डिक्लाइन. डिक्लाइन होता है ऐसे एंगल से आ रहा है. तो सी इज द बेटर ऑप्शन. डिक्लाइन विंड्स और शाफ्ट होती है, उसमें विंड्स होता है और रेस होता है. वो वर्टिकल मूवमेंट के लिए है कि आपको फर्स्ट फ्लोर में माइन करना है, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, तो वो लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे जाता है, राइट? और कहीं से माइन किया उसको बाहर लेके जाना है तो यू हैव दिस क्रॉस कट एंड ड्रिफ्ट, उससे जाता है. लेकिन जब माइन के अंदर एंट्री करना है तो यू हैव टू गो स्लैंट. और वो भी जनरली करते हैं कि वो परपेंडिकुलर हो बेडिंग के दूसरी साइड के, सो दैट स्लाइड ना करे. ओके. ये क्वेश्चन अब देखिए. जनरली आपने क्या पढ़ा है कि जनरल जो आपका दिखता है इट्स लुक समथिंग लाइक दिस. ये है
ऐसे है, यूं होता है, करेक्ट। नाउ दिस इज आइसोजायर, ये पूरा, एंड दिस इज मेलाटॉप, ठीक है। देखो इधर पे दिस इज बीटा और ये भी बीटा है, करेक्ट। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, ये बीटा है, ये अल्फा है, और ये बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आके ये गामा हो जाता है और ये बीटा ही रहता है, ठीक है। एंड नाउ दिस इज वेयर यू इंसर्ट द स्लो डायरेक्शन। अब देखो ये है स्लो डायरेक्शन, गामा बड़ा है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, और उसी को स्लो किया है, राइट। जो पहले से स्लो था उसी रे को स्लो किया है फर्दर, तो एडिशन हो जाएगा, राइट। तो यहां पे कलर आएगा ब्लू, करेक्ट, बिकॉज आप किस रे को स्लो कर रहे हो, जो ऑलरेडी स्लो चल रही है, राइट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो स्लो चलता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो फास्ट चलता है। तो जो स्लो चल रहा है उसी को और स्लो कर दिया तो रिटार्डेशन विल बी हाई, करेक्ट। यहां पे इधर से इधर आते हैं तो अब क्या स्लो क्या है, अल्फा इज द फास्ट वेव नाउ, ये जो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फास्ट है, तो जो ऐसे जा रहे थे जो फास्ट था उसको स्लो कर दिया तो रिटार्डेशन कम हो गया, राइट। तो ये येलो हो गया। अब इसी चीज को ऐसे घुमा दो, ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं होगी। नाउ लुक हियर, तुम यहां पे देख रहे हो बीटा अभी भी ऐसे है, राइट। अंदर की ऐसे लाइन बना देता हूँ, इस लाइन पे देख रहे हैं, ये बीटा अभी भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, अल्फा ऐसा होगा। अब इधर आ रहे हो, इधर की तरफ गामा है, बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये स्लो है ये फास्ट है, किसको स्लो कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे इंसर्ट किया तो स्लो डायरेक्शन किसके पैरेलल है, बीटा के कि गामा के, बीटा के पैरेलल, तो फास्ट रे के पैरेलल है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसे जब इस पोजीशन में जब था तो स्लो किसके पैरेलल था, गामा के, बट तुमने इसको ऐसे घुमा दिया तो ओरिएंटेशन चेंज हुआ, गामा ऐसे हो गया बीटा ऐसे हो गया, जैसे यहाँ। अब ये दो वेव जा रही हैं, अब तुम जो बीटा जो फास्ट है उसको स्लो कर रहे हो, जो बीटा फास्ट है उसको स्लो कर रहे हो तो रिटार्डेशन कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे येलो आएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा में स्लो कौन सी है, अल्फा और बीटा में स्लो कौन सा है, स्लो कम नहीं, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो छोटा होगा ना, वो स्लो होगा ना। फिर से सोचो, अल्फा इज ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा गामा ऐसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुम इस जोन में हो, राइट, तो स्लो रे कौन सी है, बीटा की अल्फा, बीटा। जो बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही तो स्लो होगा, राइट। तो नाउ दिस इज स्लो, अब ये स्लो को ही और स्लो कर रहे हैं, बीटा अल्फा में बीटा को ही स्लो कर रहे हैं, तो रिटार्डेशन ऐड होगा, राइट। तो ये ब्लू हो जाएगा। तो ये बायएक्सियल पॉजिटिव के लिए ही किया था हमने, तो ये बायएक्सियल पॉजिटिव होना चाहिए, समझ में आ रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, अगर वो ऐसे पूछते तो तुम सही बताते, थोड़ा सा उन्हें रोटेट करके पूछ लिया, इसलिए बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। यू शुड नो कि भाई हो क्या रहा था, क्या हो रहा था यहाँ पे, क्यों आ रहा था ब्लू, क्योंकि जो स्लो रे थी उसी के पैरेलल ही हमने इंसर्ट किया है, समझ में आया। दैट्स व्हाई दिस इज अ बायएक्सियल पॉजिटिव, ओके। इजी, ट्राइलोबाइट, हाइपोस्टोम, ब्रैकियोपॉड, डेल्टॉइड प्लेट, बाइवल, लुनूल, एक्नोइड, पेरिप्रोक्ट, ठीक है। तो P2, Q3, R4, S1, तो B will be correct. Now look at this question.
during high temperature metamorphism of pelites. Now the most important word in this question is pelite. Pelite doesn't have much FeMg in it. FeMg कैल्शियम ये ज्यादा नहीं होता, राइट? ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन गलत है, रिएक्शन भी सही है और सेकेंड आइसोग्रेड भी हो सकता है, बट इट इज नॉट फॉर अ पेलेटिक रॉक. पेलेटिक रॉक विल नॉट हैव मिनरल्स लाइक. अब AKFM याद है, ये था, ऐसे था AKFM, ये A है, ये K है, ये F था, ये M था. तो जो FM वाले मिनरल्स हैं लाइक स्टोरोलाइट, गार्नेट, बायोट, वो सब यहां आ रहे हैं. पेलेटिक तो इधर पे होगा कहीं, करेक्ट? इट डजंट हैव एनी FeMg, होगा बहुत कम होगा, राइट? तो इट हैज, पेलाइट्स मेनली हैज quartz, it has some feldspar maybe and has muscovite. ठीक है? तो जब फर्स्ट आइसोग्रेड आता है तो काइनाइट बनता है, राइट? बट मस्कोवाइट डजंट एंड, पूरा खत्म नहीं होता. यहां पे मस्कोवाइट फिर क्वार्ट्ज के साथ रिएक्ट करके मेक्स सिलिमिनाइट एंड के फेल्डस्पार प्लस सम वाटर. दिस वाटर इज कमिंग फ्रॉम मस्कोवाइट ओनली. मस्कोवाइट इज अ हाइड्रस मिनरल, राइट? तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज द आइसोग्रेड, सेकंड आइसोग्रेड फॉर पेलेटिक रॉक. ठीक है? दिस मे बी फॉर मैफिक रॉक and second isograde only, but pellitic का वही है. Pellitic will not have garnet, much garnet or स्टोरोलाइट और बायोटाइट in it. अगर इसको तुम pellitic का बोलो तो मैफिक में किसको डालो? यही यही हुआ ना फिर. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. pellitic में दिमाग यही लगाना था कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट FeMg टाइप ऑफ मिनरल्स. ठीक है? ओके. Which of the following represent deviatoric stress in a 2D stress motion? Now it's a 2D stress. ठीक है? तो 2D में ही लग रहा है. तो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है, सिग्मा 2 है ही नहीं, करेक्ट? डेविएटोरिक स्ट्रेस, डेविएटोरिक क्या होता है? डेविएटोरिक इज जो भी नॉर्मल लग रहा है माइनस हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट, राइट? हाइड्रोस्टैटिक क्या होगा इसका? दिस प्लस दिस बाई 2, राइट? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, राइट? इसकी जगह लिख देता हूँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2. तो यहां से आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2. इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये निकला डेविएटोरिक स्ट्रेस, राइट? अब सर्कल बनाते हैं. तो अगर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है, तो ये सर्कल हो गया मोहर सर्कल. तो दिस लेंथ इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, उसका आधा हो गया रेडियस. सो दिस इज एक्चुअली रेडियस. तो आंसर विल बी ए. ठीक है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. देखो, इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मेल्ट इज X, दिस इज MgO, दिस इज CaO अपॉन Al2O3. ये एक रेशियो यहाँ पे प्लॉट हुआ. ठीक है? क्वेश्चन इज सेइंग what, how the melt composition will change if you are crystallizing डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करेंगे तो कैसे चेंज होगा मेल्ट का कॉम्पोजिशन? डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, इट्स अ पायरोक्सिन. मेल्ट में क्या क्या होता है? Na2O, Al. अब यही चीजें लिख लेते हैं, ये तो होंगी. MgO होगा, Ca होगा, Al2O3 होगा और बहुत कुछ होगा, करेक्ट? Now what is happening if you are crystallizing calcium magnesium pyroxene, then from the melt it will take up CaO. तो इसको बनाने में CaO लगेगा ना, MgO लगेगा. तो मेल्ट से तो ये दोनों कम ही होने चाहिए, राइट? तो ये तो है कि इस पॉइंट से ऐसे नहीं जा सकते, इसका मतलब है MgO कम ही नहीं हो रहा, राइट? MgO वैल्यू इज फिक्स्ड, ऐसा लग रहा है ना. वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर मेकिंग डाइऑक्साइड, तो MgO तो जाएगा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. कम तो होना ही है, MgO को तो कम होना ही है. तो आइदर आंसर इज 1, 2 और 3. ठीक है? नाउ CaO is also getting used up in making dioxide. CaO भी बन रहा है, CaO भी कम होना चाहिए. Now this ratio is CaO upon Al2O3.
हाँ, इस रेशियो में ये चीज कम होनी चाहिए, तो ये जो भी पॉइंट था उससे कम होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर ये भी कम हो रहा है तो हो सकता है सेम रहे। नाउ इफ यू लुक एट Al2O3, Al2O3 इज नॉट गेटिंग यूज्ड अप इन, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम होता ही नहीं है, तो मेल्ट में इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, बिकॉज बाकी चीजें कम हो रही हैं और ये उतना ही है, तो ऑब्वियसली इट्स परसेंटेज विल इंक्रीज, राइट। सो दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल ये पूरा रेशियो कम ही होगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर कम हो रहा है तो कम ही हो रहा है पूरा रेशियो, सो इट कैन नॉट बी 2, इट कैन नॉट बी 1, बढ़ तो सकता ही नहीं है, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, ये वाला मलाज खंड टीटीजी, राइट, और खेत्री, ये हो गया आपका, आई थिंक ये है, ये तो खैर आपका फैक्चुअल है, अगर आपको याद है तो याद है। ठीक है, बी हो जाएगा, बी नहीं, नहीं, हाँ, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पर बाकी ये तो सही है, ACD इज करेक्ट, है ना। ठीक है, तो ये वाला एक बार और चेक करूंगा मैं, क्योंकि मैंने कई जगह देखा ये, बट एनीवेज ACD, ठीक है। ACD, which of the following is used for estimation of hydrocarbon source rock maturation based on color? जरकॉन और इलाइट तो नहीं है जो कलर चेंज करते हैं। कोनोडोंट एंड स्पोर्स, कोनोडोंट जो होता है उसको बोलते हैं कोनोडोंट ऑल्टरेशन इंडेक्स इन विच द कलर चेंजेस, एंड स्पोर के लिए इट इज पियर्सन्स स्पोर कलर चार्ट इन विच द कलर चेंजेस विद मैच्योरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आंसर विल बी ए एंड सी। ये है हमारा क्लोस्पेट ग्रेनाइट, दिस पिंक कलर दैट यू सी, ये क्लोस्पेट ग्रेनाइट है। इसके सॉरी, इसके इस साइड, ईस्ट साइड, यू हैव कोलार एंड यू हैव हुट्टी या हट्टी, जो भी बोलो आप। बाबा बुदान इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटोन, एंड शिमोगा इज ऑल्सो ऑन द वेस्ट साइड ऑफ क्लोस्पेट ग्रेनाइट, तो आंसर विल बी कोलार एंड हुट्टी। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम में पूछा है, अच्छा इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, जी थोड़ा पार्ट कट गया इसका। इनिशियल लिक्विड कॉम्पोजिशन is 60% weight percent P and 40 weight percent Q। इनिशियल क्या है, X, ये जो एक्सिस है ये Q की है, तो Q इज 60%, यहाँ 100%, तो Q विल बी 60, तो ये गलत है, राइट, दिस इज रॉन्ग। देन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट Y इज लिक्विड एट Y, ओके, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट Y, तो सॉलिड यहाँ पे होगा, उसका कॉम्पोजिशन होगा 90% Q, तो 10% वेट P एंड 90% Q, ये भी सही है। और क्या क्वेश्चन था, इनका रेशियो पूछा था, राइट, तो इसमें लिवर रूल लगा लेना है आपको। ये क्या है, दिस इज 80, दिस इज 60, दिस इज 20, तो NSS अपॉन, या NSS कितना आएगा परसेंटेज में, दिस अपॉन टोटल, राइट, तो ये 60 है, 20 है, तो 40 डिवाइड बाई पूरा कितना है, 20 से 80, 60 इंटू 100, ये NSS परसेंटेज आ जाएगा, एंड MSS परसेंटेज इसका हो जाएगा 20/60 इंटू 100। ठीक है, इसका रेशियो पूछा था, राइट, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये सब तो कट ही जाएगा, 40/20, या तो हाफ या टू, क्या पूछा है वो देखना होगा। ठीक है, इफ इट इज NSS अपॉन MSS इट विल बी 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, MSS अपॉन NSS पूछा है, तो इट विल बी 20/40। ठीक है, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। और क्या था एक क्वेश्चन, एक और ऑप्शन था ना, इसी का था,
उल्टा दिया हुआ था या कुछ और था? इनिशियल लिक्विड कॉम्पोजिशन, ठीक है। The bulk composition of the final solid product is 40% of P and 60% of Q. 40% ऑफ पी, सही है। देखो जो फाइनल बल्क सॉलिड है दैट विल हैव द सेम कंपोजिशन एज द इनिशियल बल्क लिक्विड, क्योंकि इट इज इक्विलिब्रियम। अगर नहीं होता इक्विलिब्रियम तो दिक्कत, राइट। तो इट विल बी 60 पी एंड 40 क्यू। ओके, द फॉलोइंग्स आर फोरामिनिफेरा। तो भाई ये है और ये है। हाँ, तो ये तो दिस इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा, तो आप इसके लिए स्ट्रेस नहीं ले सकते। ओके, इन सीटू स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ ड्राई सैंडस्टोन टेरेन हैज अ फॉलोज, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 दिया हुआ है। पोर वाटर इंक्रीजेस, द फेलियर क्राइटेरिया इज दिस। इफेक्टिव मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है। पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है। देखो किसी भी रॉक में, कोई भी रॉक ले लें, उसमें बाहर से लग रहा है सिग्मा 1 और सिग्मा 3। जो पोर फ्लूइड प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड, राइट। एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक, सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल द सर्फेसेस। लेट्स से दैट इज पीडब्ल्यू, राइट। तो इस प्लेन पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा 1 माइनस पीडब्ल्यू। दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस because sigma 1 is downwards and pw is upwards, so effective is this minus this. Here the effective will be sigma 3 minus pw, correct। इसी को इनने सिग्मा डैश बोला है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो यू पुट दिस वैल्यू, तो सिग्मा 1 माइनस pw is equal to 3.548 प्लस सिग्मा 3 माइनस रो w, 3 टाइम्स ये 3 दिया हुआ, करेक्ट। तो कर लेते हैं सॉल्व। सिग्मा 1 की वैल्यू है 12, 12 माइनस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.48 प्लस 3 सिग्मा 3 माइनस 3 पी डब्ल्यू। सिग्मा 3 कितना है? 4, तो ये भी 12 हो गया, ये 12 12 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर आया तो 2 हो गया। तो फाइनली इट बिकम्स 2 पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.48। तो पी डब्ल्यू यहां से आ जाएगा 1.74, 1.74 मेगापास्कल, ठीक है, हो गया। इसमें चाहे तो आप चैलेंज कर सकते हैं बट रेंज बहुत कम दिया है ना। सी द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला होता है आरबी नहीं, एस आर अपॉन एस आर, एस आर अपॉन एस आर नॉट प्लस आर बी अपॉन एस आर एट टी ई टू द पावर लेमडा टी माइनस 1। इसको जब प्लॉट करते हैं, जहां पे ये होता है आपका एस आर बाई एस आर और ये होता है आर बी बाई एस आर, तो इस केस में अगर ये x है और ये y है तो ये स्लोप हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो ये जो स्लोप है tan थीटा, दिस इज एक्चुअली e टू द पावर लेमडा टी माइनस 1। अब उसने दिया हुआ है स्लोप है 0.0265, तो tan थीटा की जगह आई कैन राइट 0.0265 is equal to e to the power lambda t minus 1. Now it has given you lambda also, तो यहाँ lambda की वैल्यू डालना है, t निकालना है। तो इस पहले तो इस 1 को इस तरफ ले आओ, तो दिस बिकम्स 1.0265, ठीक है। ln ले लो, log नहीं ln लेना, ln लोगे तो दिस इज ln 1.0265 इज इक्वल टू lambda t, ठीक है। नाउ टी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव में ही आएगी क्योंकि 1 से बड़ा है, ठीक है। तो
T will be equal to ln 1.0265 divided by whatever is your lambda 1.42 into 10 to power 11. ईयर इनवर्स में है तो ईयर्स में आ जाएगा, you have to convert it into million years. ठीक है, 18441.9 कुछ आता है, you can take it to be 1842. कुछ लोग करते हैं ऐसा कि there is an approximation where instead of this using Taylor series you can write lambda t, right? और इससे कैलकुलेट करोगे तो it will come out to be 1866 के आसपास, जो कि रेंज में होना चाहिए था या उसके लिए अलग से रेंज देना चाहिए था. तो आई थिंक इट कैन बी अप फॉर चैलेंज बिकॉज दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, इट्स नॉट रॉन्ग बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर. ये वैलिड तभी होता है जब लैम्डा बहुत ही छोटा हो, राइट? और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू है आरबी की, मतलब लैम्डा की. एसएमएनडी से छोटा है, बाकी तो यही है. सो यू कैन पुट इट अप. लास्ट के कुछ क्वेश्चन है और करना है चैलेंज. ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है. Which of the following structure is associated with duplex in full thrust belts? ठीक है, आई थिंक ये इजीली सबका हो गया होगा. इसमें रूफ थ्रस्ट होता है, ठीक है, फ्लोर थ्रस्ट होगा और हॉर्सेस होगा, है ना. तो बेसिकली ये फ्लोर थ्रस्ट, रूफ थ्रस्ट होगा, ये फ्लोर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर ये वाला रूफ थ्रस्ट हो जाएगा और ये वाले जो है ये सारे हो जाएंगे हॉर्सेस. ठीक है, आई होप ये सबने कर लिया होगा. इजी में क्वेश्चन था. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ, एम प्लेन सबने हो सकता है सुना ना हो. एम प्लेन मेन प्लेन कहता है या मूवमेंट प्लेन कह देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है मूवमेंट प्लेन ये पहले समझ लेते हैं. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में स्लिप हुआ होता है उसी डायरेक्शन में स्लिप एंड स्लाइड्स भी आते हैं, वही मूवमेंट होता है. उसके अलोंग अगर आप एक प्लेन डालेंगे, ठीक है, तो वो प्लेन को हम एम प्लेन कहते हैं. ठीक है, अब ये एम प्लेन जो है, ये वाला जो एम प्लेन है, इसके हिसाब से हमें कुछ ऑप्शंस देखने हैं. जैसे एम प्लेन पोल ऑफ अ फॉल्ट इज लोकेटेड ऑन द फोल प्लेन इटसेल्फ. अगर ये एम प्लेन है ये वाला, ठीक है, तो ये जो है परपेंडिकुलर है इस फॉल्ट के, क्योंकि ये इस तरीके से आपका फॉल्ट है और उस पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है जिस भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, तो इसका जो पोल होगा, मतलब कि ये वाला जो एम प्लेन है इसका पोल कुछ इस तरीके से है, राइट. तो उसका पोल लाई करेगा जो आपका फॉल्ट प्लेन है उसी पे, ये है उससे पैरेलल ही आ जाएगा. तो ये आपका सही हो जाएगा. एक तो ठीक है, एम प्लेन पोल ऑफ अ फॉल्ट इज परपेंडिकुलर टू द सिलिकॉन साइड ऑफ द फॉल्ट. ये भी सही है क्योंकि आपके मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे फिंगर है, इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और ये अगर प्लेन है तो ये इसके परपेंडिकुलर भी आ रहा है, राइट. यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसका हम लोग पोल बनाएंगे, पोल विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे इसका पोल आएगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी हो जाएगा. ठीक है, एम प्लेन पोल ऑफ अ फॉल्ट इज पैरेलल टू द सिलिकॉन, ये गलत है. इन दोनों में से ये सी तो गलत है. और डी है एम प्लेन पोल ऑफ अ फॉल्ट इज परपेंडिकुलर टू द पोल ऑफ द फॉल्ट प्लेन. तो ये फॉल्ट प्लेन है, इसका अगर पोल लेंगे तो ऐसा आएगा, और ये हमारा एम प्लेन था, इसका पोल ऐसा आएगा. एक पोल ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये 90 डिग्री पे, तो ये भी सही है. ठीक है, ओके. ये वाला आसान क्वेश्चन में से रहेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिनिएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ फोलिएशन ऑफ एन विथ एन एटीट्यूड ऑफ 210, 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट. तो पहले ये बना लेते, ये कैसा आएगा. ये है नॉर्थ, राइट. 210 का इसका स्ट्राइक है. 210 का स्ट्राइक मतलब 0, 90, 180 और यहाँ पे 30 डिग्री लेते हुए एक स्ट्राइक बना देना है.
तो ये स्ट्राइक हो गया, ये हो जाएगा 210, ठीक है। और इसका जो डिप है वो इस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट में। कितना है ये डिप? 40 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरफ 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिप डायरेक्शन में अगर निकालने की कोशिश करो तो कितना होगा वो डिप डायरेक्शन? 210 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका 300 डिग्री। ये डिप डायरेक्शन है, ये डिप डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। ये डिप डायरेक्शन है। अब यहाँ पर एक लिनिएशन दिया हुआ है, yes। तो लिनिएशन कौन सा पॉसिबल है? 40 डिग्री टुवर्ड्स 300 डिग्री। ऑब्वियसली अगर इसके अलोंग ही अगर लिनिएशन आता है, इसके अलोंग ही अगर एक लिनिएशन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्लंज जो रहेगा वो कितना रहेगा? 40 डिग्री के इक्विवेलेंट ही रहेगा। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, 40 डिग्री टुवर्ड 040। अच्छा, ये यहां पर ये 30 डिग्री था, राइट। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो 040 जो हम बताएंगे वो कहां पर आएगा? यहां पर आएगा कैसे? तो यहां पर तो लिनिएशन ऊपर की तरफ तो प्लंज कर ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, 40 डिग्री टुवर्ड्स 220, 220 कुछ इस तरफ होगा, इस राइट। अब क्योंकि स्ट्राइक के लॉन्ग है तो ऑलमोस्ट वो भी हॉरिजॉन्टल के आसपास ही होगा, 40 डिग्री नहीं हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर 40 डिग्री टुवर्ड्स 350, 350 कहां पर होगा? यहां पर कहीं पर होगा ऐसे। अब यहां पर पॉसिबल है लिनिएशन होना, लेकिन वो 40 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। कितना होगा वो हम फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होगा, हम निकालने की जरूरत नहीं, 40 डिग्री नहीं होगा ये हमें पता। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब हम सिंक्लाइन और सिनफॉर्म की बात करते हैं, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था। सिंक्लाइन कैसे डिफाइन करते हैं? जब यंगर है वो कोर में होना चाहिए। एंटीक्लाइन कैसा होता है? जब ओल्डर है वो कोर में होना चाहिए। अच्छा, और ये दिया गया है, प्रोफाइल सेक्शन दिया गया है। प्रोफाइल सेक्शन मतलब कि हिंज लाइन के परपेंडिकुलर दिया गया है, राइट। तो जो हिंज लाइन है उसके परपेंडिकुलर हम लोग देख रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर एक जो हमारा सेक्शन है अगर वो एक अपराइट फोल्ड है तो हम वर्टिकल में देख रहे हैं, वो होता है प्रोफाइल सेक्शन। और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट दिया गया है। तो जो फेसिंग होता है, यहाँ पे फेसिंग पूछा गया है, तो जो फेसिंग जो होता है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो फेसिंग डिटरमाइन होता है यंगिंग डायरेक्शन में। तो अगर ये यंगिंग डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन में यंग हो रहा है वो डायरेक्शन हो जाएगा उसका फेसिंग। तो फॉर एग्जाम्पल ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये अगर इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो कौन सा हो गया? ये ईस्ट फेसिंग हो गया, क्योंकि 1 2 3 में 3 यंगिंग यंगिंग डायरेक्शन की तरफ रहेगा। यहां पर भी ये भी ईस्ट फेसिंग होगा। यहां पर 1 2 3, तो इस लाइन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट फेसिंग, ये भी हो जाएगा वेस्ट फेसिंग। उस हिसाब से ये क्या हो रहा है? 1 and 3 आर द ओल्डेस्ट, तो ये ओल्डेस्ट है और ये यंगेस्ट है, जैसे हमारा है वैसा ही, ठीक है। और ये एक्सियल ट्रेस है, तो इसके अलोंग कौन से डायरेक्शन में यंग हो रहा है? वेस्ट में। तो ये हो जाएगा वेस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। और ये एंटी फॉर्म तो है ही, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं पूछूं, लेट्स से और आगे जाके अगर मैं पूछूं सिंक्लाइन है या एंटीक्लाइन है, तो ये सिंक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ईस्ट फेसिंग एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन, तो यहाँ पर दो चीजें दी गई है। यहाँ पर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन पूछा नहीं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। ओके, which of the following is the least abundant sediment rock in the stratigraphic record? ये कॉन्ग्लोमरेट है, ये ठीक है, ये सबने कर लिया होगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है कई लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इज आर फाउंड इन इंटरटाइडल डिपोजिट? ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि इंटरटाइडल होता क्या है, ठीक है। ये है लो टाइड, ये है हाई टाइड। मीन सी लेवल यहाँ पर होता है, इसमें हाई टाइड लो टाइड होता रहता है। जो हाई टाइड के ऊपर होता है
उसे हम कहते हैं सुप्रा टाइडल। ठीक है, ये हो जाता है इंटर टाइडल, और ये वाला जो जोन हो जाता है ये हो जाता है आपका सब टाइडल। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहां पर ये आता जाता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, तो अब ये जनरली यहाँ पर टाइडल फ्लैट, अब इंटर टाइडल में जहाँ पर टाइडल फ्लैट अगर आप देखें तो टाइडल फ्लैट जो होता है काफी किलोमीटर तक लंबा जाता है। ठीक है, तो लेडर बैक रिपल इस तरीके से होता है। ठीक है, बीच में यहाँ पर छोटे छोटे रिपल और बनाए रहते हैं, तो इस तरह के लेडर बैक रिपल होता है। तो ये तो बनता ही है, इसमें तो आई गेस किसी को कोई शक होगा। रेन इम्प्रिंट, रेन इम्प्रिंट कहाँ बन सकता है? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके से मार्जिनल है। तो जनरली इसके लिए आपको चाहिए रेन इम्प्रिंट, अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पानी होगा वहां पर तो क्या होगा कि वो कभी उस तरीके से ड्राई नहीं हो रहा है। ठीक है, और ड्राई नहीं हो रहा तो उस पर रेन का इम्प्रिंट उस पर बनेगा नहीं। ठीक है, ये मड टाइप का होना चाहिए पहली बात, तो उस पर रेन इम्प्रिंट बनता है। सैंड टाइप का होगा तो उस पर रेन इम्प्रिंट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ईओलियन में अगर कभी बारिश हो भी जाए तो वहां पर नहीं। ठीक है, सेम गोज फॉर मड क्रैक। तो अगर ये इंटरटाइडल जोन, टाइडल फ्लैट जो है, अगर कहीं पर बहुत ही एरिड एनवायरनमेंट कहीं पर है, वहां पर बन रहा है, तो वहां पर पॉसिबल है कि मड क्रैक्स बन सकते हैं, अगर एरिड एनवायरनमेंट है तो। अगर एरिड एनवायरनमेंट नहीं है जैसे हमारा है, तो यहाँ पर जनरली आप देखो तो मड क्रैक्स नहीं बनते। इंडिया में जनरली अगर आप उड़ीसा या फिर कहीं पर नॉर्मली अगर टाइडल फ्लैट कहीं पर भी देखेंगे तो यू वोंट सी मड क्रैक्स, उतना इजीली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर मड क्रैक बनता है वहां पर एरिड इम्प्रिंट तो बन ही सकता है। तो अगर पूरा अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो अगर सब मतलब अगर सेमी एरिड या एरिड एनवायरनमेंट में देखें तो वहां पर ये पॉसिबल, तो रेन इम्प्रिंट और मड क्रैक हो सकता है, मिल भी सकता है। अच्छा, डबल मड ड्रेप्स। मड ड्रेप्स क्या होते हैं कि जब आपके ड्यून्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, रिपल्स वगैरह बनते हैं, तो उसके ऊपर अगर मड का लेयर आ जाए तो उसे मड ड्रेप कहते हैं। डबल मड ड्रेप्स कहाँ बनते हैं? जहां पर कि अगर बैक एंड फोर्थ करंट कंटिन्यूअसली हो तो डबल मड ड्रेप बनते हैं। एक टाइम पर अगर फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है कंटिन्यूअसली तो वहां पर बन सकते हैं। ये कहां पर बनते हैं? तो जनरली ये टेलटेल सिग्नेचर होता है कि सब टाइटल जोन में बनते हैं। ठीक है, सब टाइडल में बनते हैं ये, एक तरीके से यहीं पर देखे जाते हैं, सब टाइडल जोन में ही देखे जाते हैं, इंटर टाइडल में नहीं देखे जाते। ठीक है, इसके लिए डबल मड ड्रेप अगर दिया होता तो काफी चांसेस है कि इंटर टाइडल में भी दे देते, लेकिन मड डबल मड ड्रेप जो है, इसको मैंने थोड़ा सर्च किया तो जनरली सब टाइडल जो जोन है वहीं की निशानी है। ठीक है, तो वहां का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये क्योंकि सब टाइटल में बनता है तो आपका इंटर टाइडल डिपॉजिट में नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ टाइडल फ्लैट दे दिया होता तो वहां पर तो बोल भी सकते थे हम लोग, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रेन इम्प्रिंट और मड क्रैक आपको हमेशा मिले ही मिले। इंटर टाइडल में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि इंटर टाइडल में मिलता है, जैसे ये इंटर टाइडल में आपको जनरली मिल ही जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो थोड़ा सा एम्बिगुअस है ये क्वेश्चन। बट ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट स्ट्रक्चर इज आर फाउंड पूछा गया है तो सारे को एनकम्पस कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये इसीलिए अटपटा लगा क्योंकि वैसे इंटरटाइडल में तो बोल्डर भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अंटार्कटिक या आर्टिक में चले गए तो वहां पर अगर टाइडल जोन है तो वहां पर तो बोल्डर भी मिल जाएगा क्योंकि ग्लेशियर ही आ रहा है वहां पर। तो अगर आपको कोई नॉर्मली पूछेगा कि इंटरटाइडल जोन में क्या बोल्डर मिलता है तो आप तो बोलेंगे नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप कोई टाइडल फ्लैट में चले गए जो कि एकदम वेरी अप नॉर्थ में है, अगर कहीं पर आर्टिक रीजन में, तो वहां पर मिल ही सकता है, बोल्डर आ गया है ना। तो उस टाइप का है ये। बट यस, आंसर आई थिंक वही दिया हुआ, ए बी डी दिया हुआ इसका आंसर। ओके, थोड़ा सा टफ लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मतलब इतना इजी नहीं था ये। ठीक है, तो ये जैसे मैं देख रहा था यहाँ पर सैम बॉक्स में देख रहा तो वहां पर भी ये चीज दी हुई थी
कि डेसिकेशन हो सकता है अगर वो सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, और अगर डेसिकेशन हो सकता है तो मड क्रैक्स होगा, मड क्रैक्स होगा तो फिर वहां पर रेन इम्प्रिंट भी हो ही सकता है। ठीक है, ये आई गेस बहुत इजी रहा होगा, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कास्ट टोपोग्राफी मिलेगी लाइमस्टोन में, ये तो ठीक है, आपका हो ही गया। फोर्ड आर फॉर्म इन इयोलियन, यो गलत हो गया। ऑक्सबो लेक्स इन फ्लूवियल। वेंटिफेक्ट्स ये मिल जाता है। ठीक है, तो आई गेस ये तो क्लियर हो गया। आई थिंक इसके तो इतने सारे हमने मैच द कॉलम वगैरह किए थे कि वो तो हो ही जाएगा। ओके, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा रहा था क्वेश्चन। अब देखो होता क्या है कि अगर आप बात करें इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम, मतलब वैसे तो क्योंकि ये इसलिए बताया गया कि रिलेटिव मोशन है ना, तो किसी के अबाउट कुछ भी बोल सकते हो, है ना, तो इसीलिए एक फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको लोकेशन दिया गया है ले, दिल्ली, यहाँ पर ले आ जाएगा, यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा, बेंगलोर, और नीचे आ जाएगा मालदीव। ठीक है, इस तरीके से। तो इंडियन प्लेट का अगर हम लोग इस हिसाब से देखें, इंडियन प्लेट तो ऑब्वियसली इससे भी, अगर ये तो कॉन्टिनेंट पे था, प्लेट की अगर बात करें तो इस तरीके से प्लेट है, राइट, इस तरीके से प्लेट, राइट। अब इसका जो पोल है, यूलर पोल है, यूलर पोल समझते आप? देखिए, जैसे प्लेट है, प्लेट है तो एक स्फीयर का पार्ट ही है। अगर हम एक स्फीयर ले रहे, ठीक है, अगर हम एक स्फीयर ले रहे और प्लेट जो है वो अर्थ का जो बाहर का शेल है, क्रस्ट है, बाहर का शेल बोल रहा हूं, उसका ही पार्ट है, राइट, तो वो भी है तो स्फेरिकल ही, स्फीयर का ही पार्ट है। और अगर स्फीयर मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे हमारा अर्थ है, एक पूरा स्फीयर है, अगर मान लीजिए कि रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो कहीं पर भी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, अगर आप वेलोसिटीज नापने जाओ तो यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, इक्वेटर की तरफ सबसे ज्यादा होती है, फिर कम होती रहती है, पोल के टुवर्ड्स जाते रहते कम हो जाती है। ये तो अपने को पता है। ठीक है, ये अपने को आइडिया है, इक्वेटर की तरफ ज्यादा होता है, राइट। तो हमारी जो प्लेट्स है वो भी स्फीयर का पार्ट है, वो किसके अबाउट रोटेट कर रही है? तो इसका आंसर है कोई एक पॉइंट नहीं है जिसका जो उसका एक्सेस है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली सारी प्लेट्स अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो वो तो रिवॉल्व करेगा ही, ठीक है, वो तो सब रिवॉल्व कर रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं कि जो हमारी टेक्टोनिक वेलोसिटीज है, प्लेट वेलोसिटीज है, उसकी अगर हम बात करें तो वो डिपेंड कर जाएगा किस प्लेट पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हर एक प्लेट मूव कर रही है तो हर एक प्लेट का एक एक्सिस है, हर एक प्लेट का एक एक्सिस है, समझ। तो जैसे इंडियन प्लेट है उसकी एक अलग एक्सिस है, अगर आप अफ्रीकन प्लेट ले लेंगे तो उसकी एक अलग एक्सिस है, अमेरिकन प्लेट लेंगे तो उसकी अलग एक्सिस है, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन की अलग एक्सिस है, ठीक है, फिलीपीन प्लेट लेंगे तो उसकी एक अलग एक्सिस, सबकी अलग 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 एक्सिस है। तो जो इंडियन प्लेट है उसको अगर आप देखें तो ये इसका मोशन कैसा है, तो इसका मोशन है समथिंग लाइक दिस। मोशन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है और थोड़ा सा टुवर्ड्स ईस्ट भी है, तो ऐसा मोशन है, ऐसा टाइप का मोशन है। तो अगर इसका ऐसा टाइप का मोशन है और यहाँ पर कहीं पर अगर हम इंडियन प्लेट को यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो इस टाइप का मोशन है, ठीक है, ये सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनाना, इस टाइप से अगर मोशन है ऐसे ही, तो इसका जो पोल है वो यहाँ पर कहीं पर है, मतलब उसके अबाउट रोटेट करता है। तो जैसे अर्थ की एक्सिस है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कहां पर, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर मिलती है, जो इक्वेटर है उसके अबाउट मिलती है। तो इसमें भी क्या होता है, इसका जो इक्वेटर के अराउंड अगर आप जाएंगे, उसका जहां पर इक्वेटर होगा, इस पोल के हिसाब से अगर इक्वेटर ले रहे हो तो वहां पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो वेलोसिटीज कम होगी। तो इसीलिए आप जब भी डायग्राम देखो वेलोसिटीज का, तो उसमें वेलोसिटी सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो इंडियन प्लेट की भी अगर हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटीज कुछ ऐसी है, ऐसे ज्यादा ज्यादा नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे साउथ की तरफ, या मोर प्रिसाइजली
अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटीज इंक्रीज होती रहती है, फिर उसका इक्वेटर आता है, उसके बाद डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है वो तो नॉर्दर्न में है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी नीचे जैसे जैसे जाता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी वो होगी मालदीव। ठीक है, ये इसका प्रॉपर आंसर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। वो जो हमारा यूलर पोल है, यूलर पोल मतलब इंडियन प्लेट का जो रोटेशन एक्सिस है, टेक्टोनिक रोटेशन है उसका जो एक्सिस है, उसमें अगर उसका जो इक्वेटर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। कई जगह पर आप लोग को ऐसा मिल जाएगा क्योंकि इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इक्वेटर की तरफ जाना सही है, लेकिन कौन सा इक्वेटर? यूलर पोल का इक्वेटर। ठीक है, लेकिन ये आपको मैं समझ सकता हूं अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो वो वाला हो जाता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गए काम से, वो वाला चीज है, और नहीं याद है तो छोड़ ही देना बेटर है। ओके, ये आई गेस इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। इजी इसीलिए है क्योंकि जिसको भी विल्सन साइकिल पढ़ी है जिन्होंने, उनको पता है कि विल्सन साइकिल यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्टिंग से। ठीक है, रिफ्ट होता है, स्प्रेडिंग होता है, स्प्रेडिंग होता रहता है, सबडक्शन होता रहता है, सबडक्शन होने के बाद फाइनली जाके जब कोलिजन होकर खत्म हो जाए तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर वापस रिफ्टिंग स्टार्ट होती है कहीं पर। ठीक है, तो जितने भी सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, पहले सारे कॉन्टिनेंट साथ में आ जाते हैं, स्टार्ट में वहीं से स्टार्ट करता है, रिफ्टिंग जो होती है उसको हम स्टार्ट बोलते हैं, वो रिफ्ट होता है, फिर वापस जाके एक पॉइंट पे जाके वापस जुड़ जाएंगे, वहां पर वो साइकिल खत्म हो। ठीक है, वैसे साइक्लिक प्रोसेस का ना तो कोई स्टार्ट होता है ना तो कोई एंड होता है। जैसे अगर डे एंड नाइट हम लोग अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है इन ट्रू सेंस, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि हाँ 12 o'clock है, उसमें स्टार्ट करेंगे, डे स्टार्ट हो जाएगा, नाइट खत्म हो जाएगा, उस तरीके से उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा एंडिंग पॉइंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। ठीक है, कंफ्यूज इसमें हो सकता हो कि साइक्लिक प्रोसेस है तो शायद किसको बोले, तो होता ही रहेगा ये तो, कहां पर स्टार्ट है कहां पर एंड है, ऐसा तो नहीं है कि ये था और इससे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके। A fraction of incident electromagnetic energy reflected from a material is known as, इसका सही आंसर है एल्बिडो। ठीक है, स्पेक्ट्रल ह्यू तो कलर होता है उसका। ठीक है, आर्टिफैक्ट और इक्विटी तो ठीक है, आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके, ये भी इजी था, फेयरली हमने किया हुआ था। इसका दिया है 3 × 10⁻², इसका दिया हुआ है 5 × 10⁻², ऐसे ही दिया हुआ है, शायद ये वाला ऊपर और नीचे। ठीक है, और इस तरीके से लेना है। इसका तो फॉर्मूला फेयरली सिंपल है, जो रिजल्टेंट के है वो होता है K1 + K2 डिवाइड बाई 2। एक्चुअली इसमें फिर वो थिकनेस वगैरह भी होती है, लेकिन इसमें सेम थिकनेस दी गई है तो करना नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 4 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 0.04, ये 0.04 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। आई होप कि जो सोल्यूशन बनाया है बेस्ट टू आवर नॉलेज है, कहीं पर हो सकता है कि कुछ एम्बिग्विटी रहा हो, वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट आई थिंक मोर और लेस यही है। क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,